Hello students, welcome to State Services Updates with Dr. Vivek Rana. आप देखेंगे कि पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ विदाउट एनी मेजर कंट्रोवर्सी। आंसर की ऑफिशियली आउट हो चुकी है और आई होप बाय नाउ यू हैव कैलकुलेटेड योर एग्जैक्ट स्कोर फ्रॉम द आंसर की, बिकॉज इतना कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी नहीं लग रहा है ऑफिशियल आंसर की में। तो होपफुली जो भी आपने अभी प्रिजम्पटिव मार्क्स लगाए हैं काफी हद तक उसी में 2-4 मार्क्स का आप कह सकते हैं ऊपर नीचे आपके होगा, और काफी हद तक अब आपको एक फेयर आइडिया है कि आपका एक टेंटेटिव सा स्कोर क्या है। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 105 प्लस है तो आपको होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करनी कंपैरेटिवली थोड़ा टफ आपके रहेगा। पर आप ज़्यादा स्पेकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ऑलरेडी दिसंबर 15 हो चुकी है, एक वीक पास कर चुका है, और अब आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको इस टाइम पे पीसीएस मेंस में फुल फ्लेज इन्वेस्ट करना है अपने टाइम एफर्ट एनर्जी को, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये पीसीएस हमारे इस टाइम पे डिविडेंड इतना नहीं देगा कि अब हम जनवरी से यूपीएससी प्रीलिम्स पे फोकस करें। तो इसकी वजह से जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है यहाँ पे हम एक बेसिक आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि आप ये पीसीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो पीसीएस मेंस दे रहे हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी अपना थोड़ा बहुत टाइम आपके बैलेंस करना चाहेंगे। और वैसे भी आपकी क्योंकि इफ्स एंड बट्स इतने ज़्यादा होते हैं सिविल सर्विसेज जर्नी में, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने डे को प्लान करें और एक राइटफुल पॉजिटिव माइंडसेट से प्रेपरेशन में आप उसमें एंटर करें। तो सबसे पहले तो देखिए पीसीएस मेंस जो एक एग्जामिनेशन है यूपीएससी लाइन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लोड ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो नहीं है। तो इसका मतलब आप अगर पीसीएस मेंस को फोकस कर रहे हैं तो यूपीएससी मेंस के लिए काफी हद तक हमने दिसंबर एंड जनवरी के मिड तक टाइमलाइन रखी होती है। तो अब हाई टाइम है कि अगर आप पीसीएस के लिए होपफुल हैं, स्पेसिफिकली अगर आपका स्कोर 105 प्लस अबव है, तो आपको अब अल्टीमेटली कुछ न्यू टॉपिक्स पे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को रिवॉल्व आपके करना है, और इसमें आपके लैंग्वेजेस के पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इसकी वजह से अभी के लिए जो ये मिड दिसंबर का टाइम है आप उसमें लैंग्वेजेस स्पेशली पंजाबी और इंग्लिश पे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि जनवरी 15 के बाद लैंग्वेजेस पे जब आप इन्वेस्ट करेंगे टाइम वो एक राइट स्ट्रेटजी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक अब तब आपकी प्री की टेस्ट सीरीज का भी टाइमलाइन शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब अभी के लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं काफी हद तक उन पे आपको थोड़ा बहुत एफर्ट अपने लेवल पे डालना चाहिए, और ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, बस आपको एक पंजाबी न्यूज़पेपर को 1 मंथ के लिए या फिर 45 डेज के लिए रीड करना है। और 10th लेवल की ग्रामर की बुक्स होती हैं, वैसे तो अलग से ना पीसीएस मेंस की भी आपके पंजाबी की बुक्स आती हैं, तो वो आप एक्सेस करके थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन करके उसमें रख सकते हैं। तो आप दिन में कम से कम 45 टू आप मिनट्स टू 1 आवर अगर आप पंजाबी लैंग्वेज को दे रहे हैं, अगर आप रूरल बेल्ट से हैं और आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक लिंक है, तो वो सेम टाइम देखिए इंग्लिश में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट आपके करना चाहिए। फिर देखिए अगर पैटर्न की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे भी हमने कहा कि इनिशियल 2 पेपर्स तो इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेजेस के हैं, और उसके बाद एक ऐसे पेपर होता है जो कंपैरेटिवली यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे के जो टॉपिक्स है ना वो टोटल फिलोसफिकल नहीं आते हैं, काफी हद तक प्रिडिक्टेबल थीम, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, जियो पॉलिटिक्स, आईआर, जो कन्वेंशनल जीएस के टॉपिक्स होते हैं उनमें से भी काफी ऐसे के टॉपिक्स अपीयर होते हैं। और यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस ऐसे पेपर में क्या रहता है कि 3 एसेस को आपको अटेम्प्ट करना होता है विद इन 3 आवर्स, एज कंपेयर टू यूपीएससी जहाँ पे सिर्फ 2 मेजर फिलोसफिकल एसेस लास्ट 3-4 ईयर से डोमिनेट आपके कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप कम से कम एक वीक में एक ऐसे को पेपर को एज अ टेम्पररी टेम्पलेट कीजिए। वैसे तो हमारी टेस्ट सीरीज में भी 4 एसेस के हमने टेस्ट रखे हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट है कि अगर आप 4 बार ऐसे का पेपर विद इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में आप ये अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इससे ना प्रैक्टिस आपको जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी दे रहे थे और ऐसे एक ऐसा पेपर है जो आपके मार्क्स फेवरेबल आउटकम में नहीं ला रहा है, तो कोई हार्म नहीं है कि आप अपने एंड पे भी जो प्रीवियस ईयर ऐसे पेपर्स हैं स्पेशली जो पंजाब वाली साइड से है या फिर और रीजनल स्टेट्स के हैं उनको प्रैक्टिस आपके किया जा सकता है, और आप इवेल्युएट जब कराना चाहें कराया जा सकता है।
क्योंकि ऐसे में भी आपके देखा गया मार्क्स फ्लक्चुएट कर जाते हैं ना। लैंग्वेजेस में पंजाबी एक ऐसा पेपर है जहां पे डेफिनेटली 10 to 15 मार्क्स की एज देखी गई है, जो भी आपके इस एग्जाम को निकालते हैं और जिन जो इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाते। इंग्लिश में इतना मेजर वैसे अभी तक डिस्प्रोपोर्शनेट मार्किंग नहीं देखी गई है, काफी हद तक सभी के एक ब्रॉड सी एवरेज 50 to 65 के बीच में आपके आते रहते हैं, जबकि पंजाबी में कई बार स्कोर्स 55 to 75 की ब्रैकेट में भी आपके आए। फिर देखिए सबसे आपके जो मेन चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आपको ब्लाइंडली यूपीएससी सिलेबस को प्रिपेयर नहीं करने लग जाना है वर्ड बाय वर्ड। इनकी आपकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, एक अलग से सिलेबस का टेम्पलेट होता है जहाँ पे डिटेल्ड वे में जो भी टॉपिक्स हैं उनको मेंशन कर रखा है। क्योंकि देखिए आपकी प्रिपरेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं पीसीएस की, तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस को भी 1-2 दिन प्रॉपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि इसमें टॉपिक्स में डिफरेंस क्या है जो यूपीएससी एग्जाम से। क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो देखिए ओवरलैपिंग है, वो काफी हद तक अगर आपने प्रिपेयर कर रखे हैं यूपीएससी पर्ज पे, उनकी तो एक ब्रॉड सी रिवीजन से आपकी बात बन जाएगी। पर कुछ टॉपिक्स आपके फ्रेश भी होते हैं जिनके लिए आपको ऑलमोस्ट स्क्रैच से नोट मेकिंग से आंसर राइटिंग पे पहुंचे, तो उसके लिए फिर सिलेबस की क्लैरिटी आपके बहुत जरूरी है। तो जीएस 1 में अगर हम ब्रॉड आपके बताएं तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी जो यूपीएससी में होता है उसी को टेम्पलेट बनाया गया है। कुछ टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा इम्प्रिंट एथिक्स का दिखेगा, उसमें टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, कबीर, एक स्पेसिफिक सी लाइन एथिकल डिमेंशन से इनकॉर्पोरेट कर रखी है। और उसके अलावा ना पंजाब हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने अब पंजाब के वो ह्यूमैनिटीज वाले जो टॉपिक्स हैं, एंग्लो सिख वॉर, मिलिट्री, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उनको आपने प्रायोरिटी पे जरूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि उनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है ना। तो इसका मतलब, क्योंकि ऐसे से टॉपिक्स को आप अगर दिसंबर एंड तक या जनवरी मिड तक कर लेंगे तो वो कंपैरेटिवली एक राइट स्ट्रेटजी में काउंट होगा। अदरवाइज ऐसी चीजों को हम डिले करेंगे तो फिर जब टाइम कट शॉर्ट होता है तो हम उनको ना क्वालिटेटिवली प्रिपेयर नहीं कर पाते। फिर तो बस वही होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स दे रहे हैं हम उन पे ब्लाइंडली रिलाई कर रहे होते हैं। पर अगर आप अपने लेवल पे इस टाइम प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है उन गिने चुने टॉपिक्स को आप थोड़ा और बेटर वे में आपके कर पाए और क्वेश्चंस काफी हद तक सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्टेबल लाइंस पे होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी तरफ से एडवाइस है कि आप पंजाब सेक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी पे कीजिए, क्योंकि उनका जो एम्बिट है वो काफी नैरो है, वही गिने चुने कुछ थीम्स बनते हैं, उन्हीं को वो थोड़ा बहुत घुमा के आपके पूछते हैं। एज कंपेयर टू आप नेशनल लेवल पे आप देखोगे तो हिस्ट्री का ही लें तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखो काफी वास्ट होती है। वो अलग बात है, उनके सिलेबस काफी स्पेसिफिक से उन्होंने टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, पर फिर भी उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लेवल पे हो सकता है। जैसे हमने देखा प्री में भी इस बार उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले जितना हम एंटिसिपेट आपके कर रहे थे, है ना। तो इसका मतलब आपने सिलेबस में आपके पंजाब पार्ट से पहले शुरू करना है, काफी हद तक वो आपको बहुत बेटर डिविडेंड देगा एज कंपेयर टू कोई रैंडम सा आप टॉपिक उठा के लगे हुए, जैसे आर्ट एंड कल्चर के आप लगे हुए हैं 1 हफ्ता लगाने के लिए, तो वो इतनी कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है ना। वो अलग बात है कि प्री के टाइम से पहले अगर आपने ऐसे टॉपिक्स कर रखे हैं तो आप डेफिनेटली उसको एज अ स्ट्रेंथ यूज कीजिए, उसमें वैल्यू ऐड कीजिए मेंस पर्सपेक्टिव से आपके। फिर पेपर 2 भी काफी हद तक मैनेजेबल रहेगा, क्योंकि उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसमें सिर्फ वो पॉलिटी वाले पार्ट में थोड़ा बहुत पंजाब की गवर्नेंस पे आपके और स्कीम्स पे कई बार क्वेश्चंस वो डाल देते हैं। वरना आईआर टोटल डायनेमिक एंटिटी है जिसमें करंट अफेयर बेस्ड थीम्स जो चल रहे हैं उनको आपको लिंक करना आना चाहिए। जैसे भी आपने देखा होगा रिसेंटली अभी पुतिन विजिट करके गए तो इंडो रशियन टाइज इन फोकस हो जाएंगी आपके, है ना। या फिर किसी नेशन के साथ फ्रिक्शन चल रही है किसी सेंसिटिव टॉपिक को लेके, तो वो इरिटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनल एंगल एक क्वेश्चन आपके बना लेंगे। तो आईआर के लिए तो बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ही आपके रही हैं। तो इसलिए आपको कोई ऐसा नहीं कि आप कोई कन्वेंशनल बुक उठा के बैठ गए अब रॉन्ग टाइम पे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको अब एक एक दिन को थोड़ा प्रोडक्टिवली प्लान करना है। ये नहीं कि आप आइडियलिज्म में जा रहे हो, क्योंकि वो आइडियलिज्म के लिए तो 1 साल की प्रिपरेशन लगती है जो हम यूपीएससी में इन्वेस्ट करते हैं। स्टेट में हमें टाइमली अपनी प्रायोरिटीज को बैलेंस करना होता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जितनी जल्दी हम करेंगे उतना बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें वैसे तो पॉलिटी में स्टैटिक पार्ट के लिए वही लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, ये कन्वेंशनल बुक्स होती है, बस इनको आपने करंट टॉपिक्स के साथ लिंक करना है। जैसे इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड आपने किया तो डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसे अब इस टाइम पे एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है तो हमें आना चाहिए कि रोल ऑफ आपके गवर्नर एज अ सेंटर एजेंट। तो ऐसे टॉपिक्स जो काफी हद तक यूपीएससी में भी आपके आते रहते हैं उनको आप बेस बना सकते हैं और कह सकते हैं कि लास्ट 3 इयर्स के जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स है उनको एक बार
बार आप जरूर गो थ्रू कीजिए, उनसे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि पीसीएस में उसी लेवल के थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को वो लाइकली फ्रेम करेंगे। फिर जो थर्ड पेपर है वो एक आपके काफी ऐसा पेपर है जिसमें कई स्टूडेंट्स को हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि कई बार उनके मार्क्स ऊपर आपके हाई भी आ रहे हैं, पर कई बार जो एग्जाम जब नहीं निकाल पा रहे तो ये एक हर्डल बन जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक यूनिक कॉम्बिनेशन रखा है, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी इश्यूज और स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी ने बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ उनको लग रहा है कि हमें जो ब्रॉड डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स और ये पाई चार्ट की डिस्क्रिप्शंस को हमें एनालाइज करना आना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो हम प्री में इनडायरेक्ट वे में सी सेट में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू टेम्परमेंट को टेस्ट कर लेते हैं, मेंस में इसलिए उसको आपकी एलिमिनेट कर दिया गया। पर यहाँ पे पंजाब में 1/3 पेपर, जो पेपर आप देखोगे यहाँ पे मेंशन्ड है पेपर 6 जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, जीएस का ये थर्ड पेपर होता है, उसमें 1/3 क्वेश्चन स्टैट्स से आपके आते हैं। और स्टैट्स का जो लेवल चल रहा है पीसीएस में, अगर आप प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड को देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा हायर साइड पे है। जैसे आपके एचसीएस में भी आता है स्टैट्स, पर एचसीएस का स्टैट्स मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन इससे ऊपर आपके नहीं गए, पर यहाँ पे को रिलेशन रिग्रेशन, इसका मतलब आप +1 +2 में जो कॉमर्स लेवल पे आपके स्टैटिस्टिक्स है उनको इन्होंने बेस बना रखा है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो बेटर है, एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है जो आपके स्टैटिस्टिक्स की पुराने टाइम में यूपीएससी में चलती थी, उसमें सॉल्व ही एग्जांपल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं हम आपके कह रहे कि वही सॉल्व एग्जांपल्स आ जाएंगे, पर आपको ना एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि स्टैट्स में राइटफुल प्रेजेंटेशन कैसे है, उसमें माइक्रो स्टेप्स का हमें कैसे ध्यान रखना है, डाटा इंटरप्रिटेशन को राइट वे में कैसे चैनलाइज करना है, और कौन सा चार्ट आपकी कौन सी फिगर के लिए बेटर है, कि हमें कब हिस्टोग्राम यूज करना है। तो ऐसी चीजों के लिए स्टैट्स एक ऐसा टॉपिक है जो रफली अगर आपने कभी इसको पहले प्रिपेयर नहीं किया है तो आप 1 वीक कम से कम या 8 डेज आपको देने चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉस्ट डिविडेंड देगा। ये वैसा टॉपिक है कि या तो बहुत एक्सेसिवली आपका स्कोर जंप कराएगा या टोटल कोलैप्स भी करा सकता है ना। तो इसका मतलब फिर से अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आप रेपिटेटिव मोड में चल रहे हैं, काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप लग रहा है कि ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऐसे टॉपिक्स को लेके हम थोड़े से मोनोटोनस हो गए हैं, वही रेपिटेटिव से टॉपिक पढ़ के प्रिपरेशन में भी थोड़ी सी स्टेग्नेशन आ रही है, तो ये एक राइटफुल टॉपिक है जिससे आप हेड स्टार्ट ले सकते हैं। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ऐसे टॉपिक्स को अगर हम बिफोर हैंड एक रीडिंग या थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली जंप करेगा। तो इसलिए पेपर 3 में जीएस में स्टैट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली हायर डिविडेंड देगा। फिर देखिए फाइनल पेपर जो आपके होता है उसमें आपके ना यूपीएससी में तो एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग उसको लिखा होता है, पर पीसीएस में अब क्या हुआ कि जो पेपर 3 का टॉपिक था साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, उसको उन्होंने फुल फ्लैज पेपर बना दिया। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि एथिक्स के थ्योरी वाले जो नोट्स होते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एटीट्यूड, है ना, कि रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके क्या रहता है रेज करने में, तो वो टॉपिक्स का आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको एक ब्रॉड सी कॉमन सेंस की केस स्टडीज आती हैं जहां पे इतनी ज्यादा एथिकल डायलमास भी नहीं होते, वरना आप देखेंगे जब हम एथिक्स करा रहे थे, कॉमन गुड, यूटिलिटेरियनिज्म ना, ऐसे कंसेप्ट्स को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक टॉपिक्स ही, करप्शन है मेन थीम, या सेक्सुअल हरासमेंट है। तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे केस स्टडीज को हमें एक कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करना होता है। वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स की बात कर रहे होते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट आपके एंगल से, तो आप उसमें एक मिनिमल सी प्रिपरेशन से भी जस्टिस कर सकते हैं। पर जो फर्स्ट इसका मेजर पार्ट बनता है फिर वो साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, वाटर इशू और डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रॉड हम कह सकते हैं कि वो टॉपिक्स को फॉर्मुलेट करता है। और इसमें इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें उस कुछ टॉपिक्स बिल्कुल डायरेक्ट मेंशन है, स्टेम सेल से लेके आपके बायोटेक्नोलॉजी, जो हमने कीवर्ड एप्लीकेशंस बोला, आरडीटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और आजकल तो जीन एडिटिंग भी आपके न्यूज में है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि पिछले बार भी जब लास्ट मेंस हुआ था इसको काफी हद तक हमने 85 to 90% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर दिया था। चाहे आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी प्रूफ के साथ, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ट्रांस फैट से लेके जो भी स्पेस के थे वो प्रिडिक्टेबल लाइंस पे थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पेपर में भी आपके पेपर 3 की तरह मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको इस पेपर को डेफिनेटली एस करना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वाला है और साइंस एक वीक लिंक रहा है
तो इसको आप वीक लिंक पे मत छोड़िए, कोशिश कीजिए कि अबव एवरेज तक तो हम जाएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हम ब्लफ भी नहीं कर सकते, वरना कई बार सोसाइटी का टॉपिक हो गया या फिर आपके आप देखो कोई गवर्नेंस का टॉपिक है, कुछ ना कुछ लिखने को होता है, पर अगर आपने वो टेक्नोलॉजी सुनी नहीं है, जैसे मालूम मैं आपको कह दूंगी कार्ड थेरेपी पे लिखो या इस टाइम पे क्वांटम का ईयर चल रहा है, तो अगर आपके उसमें कुछ भी नॉलेज नहीं है तो लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए वाइड कवरेज ऑफ टॉपिक्स इसमें सेंटर ऑफ फोकस आपके रहना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, मेन फोकस एप्लीकेशंस पे होगा, टेक्निकल जार्गन्स नहीं भी आते वो एक्सेप्टेबल है, पर अल्टीमेटली आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ई व्हीकल से लेके आपके जो भी इस टाइम पे ब्लॉकचेन रिलेटेड डिबेट्स चल रही हैं उनको थोड़ा सा ग्रैस्प करना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमने आज थोड़ा सा आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ की पॉइंटर्स पे आपका फोकस करने की कोशिश की है, और इसमें इन्वायरमेंट वाले पार्ट में पंजाब के वाटर इश्यूज, स्टबल बर्निंग, ये थोड़े से बर्निंग टॉपिक है जिन पे वो अगर अटेम्प्टेबल क्वेश्चन डालना चाहें वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनर एंगल आता है आपके इन्वायरमेंट से, वाटर इश्यूज जैसे यूरेनियम के डिपॉजिट्स, इन पे भी इशू चल रहा है दिल्ली में, ये आपके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की डिटोरेशन हुई है, तो वो थोड़ी बहुत करंट अफेयर लिंकेज पंजाब आस्पेक्ट भी इसमें रोल प्ले करेगी। तो इसका मतलब अब तक आपका ऑलमोस्ट एक वीक निकल गया है, आपको सिलेबस रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेरीज हो जो माइंड में डाउट्स चल रहे हो, पहले तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि शायद हमें अभी भी उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये सब्जेक्ट को क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया या उसके क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे आता है। वैसे आप लास्ट 3 पीसेस एग्जाम्स को देखेंगे, एक ग्रेजुअल आपके ट्रेंड देखने को मिला है कि सिलेबस को 1/3 में डिवाइड करके ब्रॉड सेक्शंस को वो इक्वल वेटेज से कवर आपके कर रहे हैं, और सिलेबस के टॉपिक्स को ही क्वेश्चन फॉर्मेट में बेसिक टर्मिनोलॉजी से वो पूछ रहे हैं। उसके बाद देखिए कुछ इंडिविजुअल टिप्स इस प्रिपरेशन एग्जाम रिलेटेड, जो आपको जो जो उनसे में ठीक लगे उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देखिए अब इसमें वन साइज फिट ऑल मॉडल कभी नहीं चलता है, अगर ऐसा कुछ बैंड होता फिर तो जो जितने भी कैंडिडेट्स मेंस लिख रहे हैं सभी वो एग्जाम को निकाल लेते, तो इसका मतलब आपको अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी पे फोकस करना होता है, और वही हम इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे आपको फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए न्यू कमर हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप किसी भी रिलायबल मेंटर से मिलिए, इंडिविजुअल टाइम टेबल को थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, काफी हद तक एक्सपीरियंस के थ्रू कोई ना कोई आपको वैल्यूएबल इनपुट से कोई भी मेंटर एक राइट डायरेक्शन डेफिनेटली देगा। अगर आप सिविल सर्विस गुरुकुल से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े, एक बार आप मिलना चाहें और आप अपने प्लान को डिस्कस करना चाहें तो उसमें आप मोस्ट वेलकम है। तो हमारी तरफ से फर्स्ट बेसिक स्ट्रेटजी है कि आपको सबसे पहले तो अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एक फेयर इवेल्युएशन करना है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कॉमनली कह रहे होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो अल्टीमेटली क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और आपकी जो एनर्जीज हैं, हो सकता है किसी और स्टेट एग्जाम में कोई और फॉर्म भरा हो, उसको भी बैलेंस करना है, साथ में यूपीएससी जो आपकी है नेक्स्ट ईयर मई में, उसके लिए भी थोड़ी सी टाइमलाइन में एफर्ट्स की आपकी जरूरत है। तो आपने अब देखना है कि अभी जो ब्रॉड सिलेबस के मैक्रो पिलर्स हमने डिस्कस किए उनमें से कितने टॉपिक्स को तो ऑलरेडी आपने ये नोट्स और या कह सकते हैं रिवीजन कर रखी है, तो उनको आपने टिक लगा लेना। हो सकता है किसी के केस में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, आपके इकोनॉमिक्स, ऐसे टॉपिक स्ट्रेंथ में आ रहे हों, किसी और स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि एंशियंट हिस्ट्री या साइंस एंड टेक या स्टैट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उन्होंने कभी इतना एफर्ट डाला ही नहीं जितना वो एंटीसिपेट आपके कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपनी क्लियर प्लान को चॉक आउट कर लेना है, और कोशिश कीजिए कि वीकनेस वाले पार्ट को प्रायोरिटी पे जैन 15 तक या जनवरी एंड तक आपने कवर करना ही करना है, क्योंकि अब वीकनेस वाले को कहें कि नहीं पहले मैं स्ट्रेंथ वाले पार्ट को ही मल्टीप्लाई करता रहता हूं और वो कवर अप कर लेगा वीकनेस को, तो ऐसा अब आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है वो हो नहीं पा रहा ना। पहले ऐसे चल जाता था कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके उसमें डिविडेंड एक्सेप्शनल आप ले आओ, पर इस टाइम पे बैलेंस स्ट्रेटजी विद आपके कुछ टॉपिक्स में एसिंग के थ्रू एग्जाम इजिली निकलता है। तो इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा गैम्बल नहीं खेल सकते कि 60-70 मार्क्स को आपने बिल्कुल ट्रायल एंड हिट मेथड पे छोड़ दिए, है ना। तो इसका मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को थोड़ा एक लेवल और हायर करने की कोशिश करनी है, और वीकनेस को कम से कम मॉडरेट या अबव एवरेज लेवल पे तो लेके जाना ही है। और कोई थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज में आपको पता है कि रिसोर्सेज जितनी अवेलेबल है उनको राइट वे में यूज करना है, और नेक्स्ट जब तक एग्जाम नहीं होता 2.5 या 3 मंथ्स तक कोई भी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को मिसलीड नहीं करना, क्योंकि काफी क्रूशियल टाइम है और वैसे भी अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 साल में एक बार एग्जाम आया, अगला फिर कब आए किसको नहीं पता। तो इसका मतलब सबसे मेजर तो क्या, आपका सिंगल माइंड फोकस इस एग्जाम की प्रिपरेशन पे होना काफी मैंडेटरी है।
और फिर टाइम टेबल देखिए, अगर आप, कई लोग होते हैं डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन जिनको सूट करती है, वो तो अपना टाइम टेबल डेली बेसिस पे मैनेज कर ही लेते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी सबसे मेन कमी सिविल सर्विस प्रिपरेशन जर्नी में डिसिप्लिन रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपसे लॉन्ग रन तक कंसंट्रेशन लैप्सेस होते हैं, तो कोई हार्म नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड टाइम टेबल मेकिंग का होता है, उससे हम शुरू कर सकते हैं। रियलिस्टिक का मीनिंग क्या है, ये नहीं कि आप कहें मैं तो 18 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है और उसमें कितने टाइम स्लॉट्स आप निकाल सकते हैं। तो ऑन एवरेज अगर आपका प्री निकल गया है ऑफिशियल एंगल से, तो 3 टाइम स्लॉट्स देखो मिनिमल आपके होते ही हैं, जिसमें आप काफी हद तक एक बैलेंस्ड वे में फर्स्ट स्लॉट रखिए किसी जीएस हैवी टॉपिक को, सेकंड में आप रख सकते हैं थोड़े लाइट से टॉपिक करंट अफेयर प्लस पंजाबी इंग्लिश, थर्ड में फिर से एक जीएस के हैवी टॉपिक को अगर आप कर पाए, या फिर आंसर राइटिंग पे आप उसको करना चाहें, वो आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप फिर से, आपको अगर टाइम टेबल में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। काफी हद तक आपके ही टाइम टेबल को थोड़ा सा रिफाइन हम आपके कर देंगे, ताकि वो एग्जामिनेशन नीड के अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच का कीवर्ड होता है। कई बार हम जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, स्टार्ट हम पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं, पर तीसरे चौथे दिन आते आते वो चीजें ओवरवेलमिंग होके बिल्कुल आपके कोलैप्स कर जाती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन में टाइम टेबल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये कुछ की वर्ड्स होते हैं जो आपको डिविडेंड सक्सेस में देते हैं। सेकंड बेसिक देखिए चीज है कि सिलेबस को आप लाइटली मत लीजिए। एक एक वर्ड की देखो सिग्निफिकेंस है, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जो मैं टॉपिक्स कह रहा हूं उन्हीं में से वो एज इट इज क्वेश्चन आएगा। आपको बस सिलेबस को राइट वे में वो करना है डी कोड, और उसमें आपने अगर 90 to 95% सिलेबस कर रखा है, फिर जाके देखो चांस या फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव वाली इक्वेशन ऑपरेट करेगी। पर आप सिलेबस में पिक एंड चूज कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कुछ टॉपिक्स को पिक करने बैठ गए हैं, तो वो थोड़ी डिजास्टर्स आपकी हो सकती है, क्योंकि गलती से अगर आपके 2-3 क्वेश्चन छूट गए जो आपने आप अपने विम्स एंड फैंसीज पे उनको इग्नोर किया था, वो कॉस्टली हो सकते हैं। और आप देखोगे एक एक मार्क्स पे फाइट है, और सीट्स आपकी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी हायर एंड वाली निकले पोस्ट, तो उसमें ये चीज आपकी मैटर करती है। तो इसकी वजह से सबसे बेसिक अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे ही डेट शीट अनाउंस हो, उससे पहले पहले आपकी कम से कम 2 बार एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टॉपिक को हम बोल रहे हैं, आपका एक वेग सा वो लग रहा है कि ये तो वर्ड हमने सिलेबस में कभी नोटिस ही नहीं किया, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना। मान लो मैं रैंडम कहूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सनराइज सेक्टर इंडस्ट्री हम क्यों कह रहे हैं, इसका पंजाब में क्या स्कोप है, या फिर फॉर कन्वेंशन हम कहें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम अप्रोचेस इन वैक्सीनेशन, वो क्या क्या हो सकती है। तो इसका मतलब आपको सिलेबस से रिलेटेड जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं उनको अल्टीमेटली क्लियरली कवर करना ही करना। देखिए उसके बाद तीसरा स्टेप आपके कब एक्टिवेट होगा, जब आपकी सिलेबस की कवरेज हो गई है, आपका एक कंफर्ट बन गया है, आपको लग रहा है कि अब कोई भी स्टैटिक टॉपिक जब वो बोल रहे हैं तो मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उसकी बेसिक कंटेंट मेरे पास है। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उस क्वेश्चन में वैल्यू ऐड करने के लिए हम करंट टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करें। मान लो आपसे वो सेंटर स्टेट रिलेशन में इरिटेंट्स आपके पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर में जो करंट डिस्प्यूट चल रही होगी, हो सकता है वो किसी पार्लियामेंट लॉग जैम को लेके हो, किसी बिल में आपके वो कहें कि ज्वाइंट सिटिंग को लेके हो। तो वैसे टॉपिक्स को जब आप देखेंगे, या फिर आपको लग रहा हो कि कोई पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस को जबरदस्ती डिप्लॉय किया गया विदाउट कंसेंस, या गवर्नर का रोल डिस्प्यूट चल रहा है, तो वैसे से जो करंट टॉपिक्स आप देखेंगे डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में आ रहे होते हैं, उनको हमें आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना होता है, और उसी को हम करंट अफेयर आपके लिंकेज टिपिकली कहते हैं। और इसे आप देखेंगे कि उस बेसिक से क्वेश्चन में जो आप टिपिकल आप बस मेमोराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिकलेक्ट कर रहे थे, पर करंट के साथ जब आप लिंक करेंगे ना, उसकी वैल्यू आपके बढ़ जाती है, और उससे पता चल जाता है कि आप थीम्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। यही नहीं कि आप सिर्फ डेफिनेशन रटी रटाई नोट्स को एज इट इज आप वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए स्पेसिफिकली पेपर 2-4 में इन चीज़ों की काफ़ी रेलिवेंस रहती है। 1 में चल जाता है कि स्टैटिक चीज़ों को हमने बस रेप्लीकेट आपके कर दिया। उसके बाद देखिए बहुत बार देखा गया जो भी प्रीवियस ईयर टॉपर्स भी रहे हैं, या जिनके मार्क्स थोड़े से हायर एंड पे आए हैं, उन्होंने कोशिश क्या की है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हम पंजाब एंगल को भी इनकॉर्पोरेट करें। मान लो कि वो आपको एक टॉपिक डाल रहे थे एक ब्रॉडर इकोनॉमिक पैरामीटर पे, कि आपके जो डेप्ट का इशू होता है या फार्मर सुसाइड का ही था, है ना, तो या फिर स्टबल बर्निंग का ऐसे नेशनल लेवल पे उन्होंने डाल रखा था। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आंसर तो आप नेशनल पर्सपेक्टिव से कर देंगे, पर एंड में थोड़ी बहुत 1-2 लाइन्स या एग्जाम्पल्स में अगर आप पंजाब को ला पाए
वो थोड़ा और बेटर हो जाता है। तो ये फिर एक ऐसा स्किल है जो आपके मार्क्स को 0.5 या 1 मार्क्स से इंक्रीज करने की आपकी कैपेबिलिटी आपके रखता है। वो है कि जबरदस्ती तो हम हर टॉपिक में नहीं इम्पोज कर पाएंगे, पर जहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि हम उस टॉपिक में पंजाब डायमेंशन को भी लिंक करके उसमें वे फॉरवर्ड में ला पाए, तो वो फिर आपके एक लार्जर उस चीज को हाईलाइट करता है कि आप असली में पैशनेट हैं पंजाब को सर्व करने के लिए। और ये वैल्यूडेशन या डाटा जो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे पंजाब एंगल से, वो काफी वैल्यूएबल भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ये आपकी एक एडिशनल चीज है कि आपको जब क्वेश्चन को आप रिव्यू करो तो ऑन द स्पॉट पढ़ के आप डायरेक्ट अटेम्प्ट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि कुछ फैक्ट्स अगर उसके पंजाब हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी से लिंक हो पाए कल्चर से, तो और भी वो बेटर हो सकता है। और फिर देखिए वैसी चीज है जो सबसे मैटर करती है आपके, कि देखो हम जितना मर्जी थ्योरीज कंसेप्चुलाइज कर लें, जितने मर्जी टाइम टेबल्स बना रहे हैं, पर अल्टीमेटली मेंस एक सब्जेक्टिव एग्जाम है और यहाँ पे आइडियाज से ज्यादा आपकी इम्प्लीमेंटेशन वर्क करेगी। तो इसलिए अगर आप डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिले कर रहे हैं कि पहले सिलेबस को कवर कर लें या फिर कुछ 2/3 सिलेबस हो जाए फिर जाके हम एक फुल मॉक्स को दे देंगे, तो वो एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है। आपको काफी हद तक डेली बेसिस पे ग्रो करना है जब तक आप मेंस अपीयर नहीं करते। उसकी ओनली स्ट्रेटजी क्या है कि जो भी टॉपिक आ रहे हैं करंट पर्सपेक्टिव से या स्टैटिक या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उनको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करें। सिलेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डेली बेसिस पे डल रहे हैं, उनमें से भी जौन से आपको कंफर्ट वाले लगते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी हद तक ये जो इनर्शिया होता है आंसर राइटिंग का, वो तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारा फर्स्ट वीक हुआ है, अभी हमने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हमारा फर्स्ट मेंस का टेस्ट इस संडे को आपके लिखा था। तो इसलिए देखिए जो जो स्टूडेंट्स एफर्ट डाल रहे हैं वो अपनी तरफ से 20 क्वेश्चन आपके लिख रहे हैं, कोई 10 लिख रहा है, तो उससे आप देखेंगे काफी डिफरेंस क्रिएट आपके होता है। और अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा डिले कर देंगे तो थोड़ी रॉन्गफुल स्ट्रेटजी होती है। कई बार हमें रिग्रेट रहता है कि टाइम भी था, सबके स्टूडेंट्स के पास इक्वल टाइम होता है, बस जो राइट प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है प्लान्स को, वो आपके डिविडेंड में काउंट हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप चाहे शॉर्ट आंसर्स लेंथी आंसर्स उनको कर सकते हैं। वैसे टेम्पलेट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस को हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस 15 मार्कर वाले उसी थीम पे आपके बेस्ड होते हैं। मतलब पुराने टाइम पे 100 और 200 वर्ड्स की भी ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस आपके आते थे। तो इसलिए आपका बेसिक टेम्पलेट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इन तीन पे ही देखिए रिवॉल्व करता है। और आपको कोशिश करनी है कि उसमें हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके उसमें डाटा, पंजाब स्पेसिफिक थीम्स, कुछ कोटेशंस अगर आप आए किसी सिलेक्टिव थीम्स में, तो उससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इनहेंस हो जाएगी। कई बार हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, क्वालिटेटिव रह जाती है। तो इसलिए हमने आपको एक बेसिक सा टारगेट दे रखा है कि डेली कीजिए। जिनके पास टाइम ज्यादा है कम से कम वो 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है कम से कम हर दिन आप एक बेसिक स्टैटिक और एक करंट टॉपिक को कर पाए तो वाइड है। और बाकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो देखिए 15 क्वेश्चंस आप रफली कर ही रहे हो। और फाइनल स्टेप देखिए आता है कि जब आपने सब कुछ कर लिया है तो हमें उसको टेस्ट करना चाहिए एग्जामिनेशन सिमुलेटेड कंडीशंस में, प्रेफरेबली क्योंकि हमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है। तो आपको अपनी आंसर राइटिंग और टेस्ट टेम्परेचर को उस स्टेज पे लेके जाना है कि आप उस पेपर को 2 आवर 45 मिनट्स में खत्म कर पाए। क्योंकि अगर आप 2 आवर 45 मिनट्स में कर पा रहे हैं तो ऐसा रियल पेपर में हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर छूट जाए। क्योंकि कई बार देखा गया कि स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर्स तो लिख रहे होते हैं, जब उनको 5 क्वेश्चन कहे जाएं या फिर हम कहें कि 6 लिख लो 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, वो चीज हो जाती है। जब 3 घंटे में आपको पूरे वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है तो कई स्टूडेंट्स रियल पेपर के दिन उसमें फॉल्टर करते हैं। तो इसलिए आपने एक टाइम टेबल बनाना है। अभी के लिए स्टार्ट कीजिए, 3 घंटे में कुछ क्वेश्चन छूटेंगे भी, पर जैसे जैसे तीसरा चौथा टेस्ट आएगा आप देखेंगे कवरेज का इशू क्वांटिटेटिव वाला आपके फेवर में हो जाएगा। फिर हमें क्वालिटेटिव एंगल के लिए कम से कम 4-5 टेस्ट और लगते हैं, और जब तक फाइनल टेस्ट पे आप पहुंचते हैं तो ये काफी हद तक चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं और आपको लगता है कि नहीं ये एग्जामिनेशन में सरप्राइज एलिमेंट अब हमारे फेवर में। क्योंकि कई बार क्वेश्चन टेम्पलेट में भी एग्जामिनर्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वर्ड लिमिट से लेके आपके उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जो काफी हद तक यूपीएससी लाइंस पे ही होता है। तभी हम कह रहे हैं कि कोई हार्म नहीं है कि लास्ट 3-4 ईयर्स के आप यूपीएससी पेपर्स को भी देख सकते हैं एज अ गाइडलाइन। वो अलग बात है स्टेट एग्जाम है, वो अपने खुद के आपके टेम्पलेट को ही स्टिक आपके करें, है ना। तो इसका मतलब आप देखिए आपके कोई वन साइज फिट्स ऑल की जगह हमने थोड़ा सा इसको ब्रैकेटेड वे में, आपको मेन पर्पस इस फ्री स्ट्रेटजी लेक्चर का यही था कि कुछ ब्रॉड सा एक टेम्पलेट माइंड में क्रिएट हो जाए कि कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे हमें इस फर्स्ट फेज में कवर करना है। फर्स्ट फेज का मतलब क्या है कि जो अभी
प्री के ऑफिशियल रिजल्ट से पहले कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हो तो बेटर है, क्योंकि जैसे ही वो रिजल्ट आएगा तो आपकी मोटिवेशन ऑलमोस्ट 2 फोल्ड 3 फोल्ड जंप करेगी और आप टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है कुछ सेक्रीफाइसेस भी आप करें, अगर कोई जॉब में है या कोई एकेडमिक में कर रहा है तो हम थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग आपके कर सकते हैं। लीव को अप्लाई किया और इस एग्ज़ाम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस बार काफ़ी मेजर वाली है ना। तो आई होप कि ये जो स्ट्रेटजी लेक्चर था आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा। वैसे तो आप ऐसी और सी चीज़ों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, वहाँ पे हम आपके ऐसे कंटेंट को शेयर करते रहेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है प्रिपरेशन रिलेटेड तो हम अवेलेबल हैं, आप कभी भी इंस्टीट्यूट फिजिकली विजिट कर सकते हैं, वरना सोशल मीडिया पे भी हम काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप कोई मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो होपफुली विद इन 24 आवर्स हमारी तरफ से रिवर्ट आ ही जाता है। तो आई होप विशिंग एवरीवन बेस्ट ऑफ लक इन फॉर देयर पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू।